नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और रेलवे की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण की। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी भारतीय संविधान के मांग की और जाना था कि हमारे भारतीय संविधान की मांग हमारे यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। तो हमारे जो संविधान की मांग थी दोस्तों वो किसके साथ जुड़ी थी? तो हमारे यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। एक तरफ तो दोस्तों हम लोग अंग्रेजों से आजादी की मांग कर रहे थे और दूसरी तरफ समय समय पर संविधान की भी मांग कर रहे थे। दोस्तों हम लोगों ने जाना था कि पहली बार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की गई थी। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि 1922 में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा, किसी विदेशी के द्वारा थोपे गए संविधान को हम स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों पहली बार 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू कमेटी की स्थापना की जाती है और पहली बार भारतीय संविधान का निर्माण करने का प्रयास नेहरू कमेटी के द्वारा की जाती है, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 9 होती है दोस्तों। और भारत के संविधान को पहली बार नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। लेकिन दोस्तों हमारे जो संविधान का जो निर्माण किया गया था पहली बार मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उसे मुस्लिम लीग के द्वारा ही ठुकरा दिया गया था, जिसके चलते हमारे द्वारा जो भारतीय संविधान निर्माण करने का पहला प्रयास था दोस्तों वो असफल रहा था। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि 1934 में M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग की गई थी। उनके द्वारा कहा गया था कि भारत जैसे विशाल देश की संविधान को निर्माण करना किसी विशेष व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी छोटे मोटे कमेटी या संगठन के द्वारा कर पाना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तो एक संविधान सभा होगा जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार भारतीय संविधान की मांग की जाती है और उनके द्वारा यह कहा जाता है कि भारत के संविधान की निर्माण है वो संविधान सभा के द्वारा की जाएगी और संविधान सभा में जो सदस्य चुनकर आएंगे दोस्तों वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनकर आएंगे। अर्थात जो भी संविधान सभा के लिए जो सदस्य चुनकर आएगा दोस्तों उस संविधान सभा के सदस्य का चुनाव होगा और व्यक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अर्थात डायरेक्ट वोट देकर चुना जाएगा। दोस्तों वयस्क मताधिकार का तात्पर्य दोस्तों मैंने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था कि वयस्क मताधिकार का दोस्तों तात्पर्य होता है कि एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होगा और वह व्यक्ति जो अपना प्रतिनिधित्व को स्वयं चुनेगा वह वोट देकर चुनेगा। दोस्तों तो वयस्क मताधिकार के बारे में दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी, चर्चा की थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि पहले जो दोस्तों वयस्क मताधिकार की जो आयु था दोस्तों, उम्र सीमा जो था दोस्तों वो 21 वर्ष रखा गया था। बाद में उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। उसके बाद हम लोगों ने ये भी जाना था कि ये जो वयस्क मताधिकार की आयु दोस्तों 21 वर्ष थी उसे घटाकर जो 18 वर्ष किया गया वो कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था दोस्तों? तो यह जो दोस्तों किया गया था वो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया था। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ ली थी, एक बार हम लोगों ने रिवीजन भी कर लिया था। आइए दोस्तों देखते हैं। तो वयस्क मताधिकार का तात्पर्य एक व्यक्ति एक वोट से है। वयस्क मताधिकार का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? एक व्यक्ति एक वोट से, अर्थात एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होगा। उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव जाति, लिंग, ऊंच नीच या किसी भी आधार पर या दोस्तों पैसा के आधार पर या किसी भी आधार पर कोई भी व्यक्ति बड़ा छोटा या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी प्रकार के व्यक्ति, चाहे वो बहुत ज्यादा संपत्ति वाला हो या निम्न वर्ग का, गरीब हो, अमीर हो, या वो किसी भी जाति का हो, छोटे जाति का, बड़े जाति का, या वह किसी भी धर्म का हो, हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार मिलेगा। वयस्क मताधिकार का तात्पर्य यही होता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, प्रारंभ में भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। कितना दोस्तों? 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, परंतु 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के माध्यम से इसे घटाकर कितना कर दिया था? 18 वर्ष। ये वाला दोस्तों
क्वेश्चन जो है दोस्तों वो काफी VVIP है एग्जाम की दृष्टि से। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए प्रारंभ में मताधिकार की आयु कितनी थी, 21 वर्ष। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए प्रारंभ में वोट देने की उम्र सीमा 21 वर्ष थी, जिसे घटाकर बाद में 18 वर्ष कर दिया गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो वहां आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया था। तो यहां तक तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में की थी, और अभी तक जितने भी मांग की थी वो सारे के सारे दोस्तों अभी तक हम भारतीयों के द्वारा समय समय पर संविधान की मांग की जा रही थी, लेकिन अभी तक अंग्रेजों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया था। अंग्रेज अभी तक इस बात के लिए स्वीकार ही नहीं थे कि भारतीयों को संविधान निर्माण करने की जो अधिकार है वो भारतीयों को देना चाहिए। अंग्रेजों के द्वारा यह स्वीकार ही नहीं किया गया था कि भारत के लिए एक संविधान होगा जिसका निर्माण भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा। पहली बार दोस्तों अंग्रेजों की तरफ जो रिस्पांस आता है वो 1940 में आता है, अगस्त 1940 में, और अंग्रेजों के द्वारा पहली बार भारतीयों को संविधान के लिए एक दोस्तों ये भेजा जाता है, अगस्त प्रस्ताव भेजा जाता है कि संविधान निर्माण के लिए एक प्रस्ताव भेजा जाता है कि दोस्तों हम दे रहे हैं आपको, हम आपके संविधान को निर्माण करेंगे। दोस्तों ये क्या मामला था थोड़ा सा जानते हैं। दोस्तों हमें पता है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो 1944 में जाकर खत्म हुआ था। जब 1939 में दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है तो अंग्रेज जो है दोस्तों, ब्रिटेन जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में धीरे धीरे पीछे पड़ने लगता है, हार की ओर अग्रसर होने लगता है, उसे सेना की जरूरत होती है। तो दोस्तों अंग्रेजों को जो है, ब्रिटिश सरकार को दोस्तों वो भारत के सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए उसके द्वारा यह एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि एक काम कीजिए, आप जो है द्वितीय विश्व युद्ध में हमको साथ दीजिए, आप अपने यहाँ के सेना को भेजिए और उसके बदले जैसे युद्ध खत्म होगा हम आपको संविधान देंगे। लेकिन दोस्तों भारत के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाता और डायरेक्ट कहा जाता है कि बात तो आपने प्रथम विश्व युद्ध के समय भी किया था। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय भी आपने कहा था कि आप हमें प्रथम विश्व युद्ध में हेल्प कीजिए, सहायता कीजिए, जैसे ही युद्ध खत्म होगा तो हम आपको ये आजादी दे देंगे। लेकिन आपने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था, नहीं दिया था आजादी। तो आप अपने वादे पर टिके नहीं रहते, मुखर गए थे, इसलिए इस बार भारत की सेना जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होगा। और आपको पता है दोस्तों पहला विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी के द्वारा भी भारत के सैनिकों को काफी मोटिवेट किया गया था कि जाइए जाकर आप प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़िए। और इसलिए दोस्तों महात्मा गांधी को आपको तो पता है दोस्तों अंग्रेजों का पैरवीकार सार्जेंट भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये सारी बात थी दोस्तों जिसके कारण अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जाता है कि भारत के संविधान के लिए, तो भारतीयों के द्वारा उसे ठुकरा दिया जाता है, क्योंकि उसमें यह शर्त रहता है कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा द्वितीय युद्ध, उसके बाद हम जो है दोस्तों वो आपके संविधान के बारे में देख लेंगे, आपके संविधान का निर्माण जो आप जैसे मांगे हो आपके द्वारा संविधान दोस्तों वो उसका निर्माण कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अगस्त प्रस्ताव में एक और चीज मेंशन था दोस्तों, भारतीयों के द्वारा विरोध करने का एक ये भी कारण था। एक तो ये था कि वो उसके बदले सेना मांग रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो वो हमें अपना सेना दीजिए, बाद में युद्ध खत्म होगा तो आप अपना संविधान इसके बदले ले लीजिए। दूसरा दोस्तों ये उसमें मेंशन था कि जो अगस्त प्रस्ताव है दोस्तों उसमें ये था कि इसमें अधिकतर जो सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे। इससे भारत के नेताओं का, भारत के जो उसमें प्रमुख कमेटी थी उन लोगों को स्वीकार नहीं था। भारत के लोगों का सिर्फ और सिर्फ ये कहना था कि भारत के संविधान का निर्माण सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा। जबकि अगस्त प्रस्ताव में ये मेंशन था कि जो संविधान का जो निर्माण किया जाएगा उसमें जो सदस्यों की संख्या वो अधिकतर भारतीय होगी। अधिकतर भारत होगी इसका मतलब ये होता है कि कोई और भी हो सकता है जो भारतीयों को मंजूर नहीं था। इसलिए हम लोगों ने दोस्तों अगस्त प्रस्ताव को जो 1940 में आई थी उसे स्वीकार नहीं किया था। आइए दोस्तों देखते हैं। अगस्त 1940 में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को अस्थायी मंजूरी प्रदान की गई थी। अस्थायी इसलिए क्योंकि हम लोगों ने उसे स्वीकार भी नहीं किया था, और दूसरा अंग्रेजों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये जो है वो अब युद्ध खत्म होगा उसके बाद हम जो है वो आपके संविधान को देख लेंगे, लेकिन पक्का होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं की थी, इसलिए इसे अस्थायी मंजूरी कहा जाता है। तो आपको कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए पहली बार अंग्रेजों के द्वारा संविधान निर्माण की अस्थायी मंजूरी कब प्रदान की गई थी?
तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के तहत। नेक्स्ट दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा फिर से हमें 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव दिया जाता है। भारतीय संविधान निर्माण करने के लिए क्रिप्स प्रस्ताव दिया जाता है और अंग्रेजों के द्वारा वो सारी बातें मान ली जाती है जिसकी मांग हम लोगों के द्वारा की जाती है। अंग्रेजों के द्वारा यह कहा जाता है कि हम भारत के संविधान के निर्माण का अस्थायी मंजूरी प्रदान करते हैं। उसके बाद आप लोग जैसा चाहते थे कि भारत के संविधान का निर्माण सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के द्वारा अर्थात भारत के सदस्यों के द्वारा ही की जाएगी, इसे भी हम लोग स्वीकार करते हैं। उसके बाद दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि भारत के संविधान सभा में जो सदस्य चुनकर आएंगे, संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा का गठन होगा दोस्तों, वो भी वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अर्थात संविधान सभा में जो सदस्य चुनकर आएगा उसे भी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाएगा। जनता उसके लिए वोट करेगा और उसे चुनकर लाएगा और वो उसके संविधान का निर्माण करेगा। तो वो सारी चीजों को दोस्तों क्या किया, अंग्रेजों के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा 1942 में मान लिया गया। तो आइए दोस्तों देखते हैं, 1942 में क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण मंजूरी प्रदान की गई। अर्थात ब्रिटिश शासन के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि युद्ध के पश्चात, यहाँ भी दोस्तों जो अंग्रेजों के द्वारा जो ये दिया गया था, वचन दिया गया था, जो लिखित रूप से दिया गया कि जो संविधान का निर्माण होगा वो युद्ध के पश्चात होगा। तो युद्ध के पश्चात भारतीय जनता वयस्क मताधिकार अर्थात लोग डायरेक्ट वोट देंगे और अपने संविधान सभा के सदस्य को अपने अपने क्षेत्र से चुनेंगे। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन करेगी एवं संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो ये दोस्तों क्या किया गया, फाइनली क्रिप्स मिशन के तहत अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय संविधान की अस्थायी मंजूरी दे दी गई और ये कहा गया कि भारत के संविधान का जो निर्माण है वो भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा, भारत के संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा और संविधान सभा में जो सदस्य चुनकर आएंगे वो वयस्क मताधिकार अर्थात प्रत्यक्ष रूप से सदस्य चुनकर आएंगे और उसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है दोस्तों 1944 में, उसके बाद दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा धीरे धीरे वो जो वादा किया गया था संविधान निर्माण का, वो अपने वादे से धीरे धीरे मुकरने लगता है। फिर भारतीयों के द्वारा इस बात पर जोर दिया जाने लगता है कि भाई आपने तो वादा किया था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा उसके बाद हम आपके संविधान के निर्माण कार्य को आरंभ कर देंगे, तो फिर देर किस बात की, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका है तो फिर आप हमारे संविधान निर्माण के कार्य को यथाशीघ्र स्टार्ट कर दीजिए, हमारे संविधान निर्माण के कार्य को स्टार्ट कराइए। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा अर्थात ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय संविधान की निर्माण करने के लिए एक कमेटी गठन करके ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटेन से भेजी जाती है, जिस कमेटी का नाम क्या रहता है दोस्तों, आपने सुना है, उस कमेटी का नाम दोस्तों कैबिनेट मिशन होता है। दोस्तों क्या रहता है दोस्तों, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को यह भार सौंपा जाता है कि आप जाइए भारत में और भारत के संविधान सभा का निर्माण करिए, जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण के कार्य को किसे सौंपा जाता है, तो कैबिनेट मिशन को सौंपा जाता है। दोस्तों कैबिनेट मिशन दोस्तों भारत 24 मार्च 1946 को पहुंचती है, जिसमें कुल 3 सदस्य होते हैं दोस्तों। उसमें से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो होता है दोस्तों वो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष होता है। दूसरा दोस्तों सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो पहले भी भारत आ चुका है दोस्तों, 1942 में जो क्रिप्स मिशन आई थी उसका नाम उसी के नाम पर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नाम पर ही क्रिप्स मिशन पड़ा था दोस्तों। तो दूसरा सदस्य कौन रहता है दोस्तों, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और तीसरा सदस्य कौन रहता है दोस्तों, ए भी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन जो है दोस्तों भारत के संविधान के निर्माण कार्य के लिए 24 मार्च 1946 को भारत आती है, जिसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 3। तो आइए दोस्तों देखते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया, जिसने वर्तमान भारतीय संविधान का निर्माण किया। अर्थात वर्तमान संविधान को कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा मूर्त रूप प्रदान की गई।
देख देंगे दोस्तों। तो हमारे वर्तमान संविधान जो हम लोगों के पास है दोस्तों, इसे किसके द्वारा बनाया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा बनाया गया था। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि हमारे संविधान का जो मूर्त रूप प्रदान करने वाला था वो कौन सा योजना था दोस्तों? कैबिनेट मिशन योजना था दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और इसमें कुल 3 सदस्य थे। पहला कौन सा दोस्तों? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो इसका अध्यक्ष भी था। दूसरा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरा दोस्तों ए.बी. अलेक्जेंडर। नेक्स्ट दोस्तों आपको याद रखना दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बताइए कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था। अध्यक्ष वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो आपको आंसर करना है दोस्तों लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और दूसरा क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि बताइए इनमें से कौन सा सदस्य जो कैबिनेट मिशन, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। 4 व्यक्तियों के नाम दे दिए जाएंगे, उसमें से ये 3 जो था सदस्य वो रहेगा दोस्तों, और एक कोई नए व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आप आंसर तभी कर पाएंगे जब आपको तीनों सदस्यों का नाम पता होगा। या कभी कभी ऐसे ही पूछ लेगा दोस्तों, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो कैबिनेट मिशन का सदस्य था, तो 3 व्यक्ति का ऐसे 3 नाम दे दिए जाएंगे, जो सदस्य नहीं था, और एक सदस्य का नाम दे दिया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों आप तभी कर पाएंगे, तभी हैंडल कर पाएंगे जब दोस्तों तीनों के तीनों सदस्य का नाम आपको याद रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे ना छूटे दोस्तों, तो आप थोड़ा अच्छे तरह से प्रैक्टिस करते हुए अच्छे से इसको थोड़ा सा याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कैबिनेट मिशन योजना का नाम कैबिनेट मिशन क्यों पड़ा था। तो याद रखना दोस्तों, कैबिनेट मिशन में ये जो 3 सदस्य आया है भारत में, भारत के संविधान सभा का निर्माण करने के लिए, तो वो तीनों का तीनों सदस्य जो है दोस्तों वो ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट लेवल का मंत्री था, अर्थात कैबिनेट मंत्री था। ये जो 3 व्यक्ति आया है दोस्तों, कौन कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। ये तीनों का तीनों व्यक्ति जो दोस्तों था वो कौन था? तो ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री था। और तीनों व्यक्ति चूंकि कैबिनेट मंत्री था, तो किसी एक व्यक्ति की नाम से कमेटी रखने का वजह इन्होंने क्या किया? कैबिनेट मिशन ही नाम दे दिया कि तीनों कैबिनेट लेवल का मंत्री था, तो चलो भाई इस मिशन का नाम, इस कमेटी का नाम जो है दोस्तों वो कैबिनेट मिशन ही दे दिया जाए। इसलिए दोस्तों कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया था। तो आपको लिखना है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन का सदस्य जो है वो कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट स्तर का मंत्री था, कैबिनेट मंत्री था, ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब दोस्तों 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है, तो उसके द्वारा संविधान निर्माण के लिए, संविधान सभा के निर्माण के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की जाती है। देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा को लेकर निम्न बातें निर्धारित की जाती है। क्या क्या निर्धारित की जाती है दोस्तों? तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधान सभाओं के माध्यम से किया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये कैबिनेट मिशन है दोस्तों, पहले ही दावे फर्स्ट उन्होंने ऐसा दावा रख दिया कि हमने जो अंग्रेजों के द्वारा हम लोगों को दावा दिया गया था, जो हम लोगों को मंजूरी दी गई थी, उससे वह अपने वादे से मुकर जाता है दोस्तों। हम लोगों को अंग्रेजों ने क्या मंजूरी दी थी? ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या वादा किया गया था कि हमारे संविधान सभा का जो सदस्यों का चुनाव होगा दोस्तों वो प्रत्यक्ष अर्थात डायरेक्ट होगा, और वयस्क मताधिकार अर्थात व्यक्तियों के द्वारा वोट देकर चुना जाएगा। लेकिन जब कैबिनेट मिशन आता है दोस्तों भारत, तो उसके द्वारा इस चीज को स्वीकार नहीं किया जाता है। उसके द्वारा ये कहा जाता है कि अभी के समय में, इस सिचुएशन में, भारत के वर्तमान की जो स्थिति है, इस स्थिति में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार अर्थात प्रत्येक व्यक्ति आकर वोट करे, उस तरह का चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है। उस तरह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना हम लोगों को करना पड़ सकता है। इससे बेहतर ये किया जाए कि जो संविधान सभा का सदस्य है उसका चुनाव हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्येक जहां से हम लोगों को लेना है, जिस प्रांत से हम लोगों को जितना सदस्य लेना है, वहां के विधान सभा के सदस्यों के माध्यम से चुन लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोगों का वर्तमान में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। आज तक हम लोगों ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कभी वोट नहीं किया, ना ही हम लोग राज्यसभा के सदस्यों के लिए चुनाव वोट करते हैं दोस्तों।
तो जैसे लोग राष्ट्रपति का और राज्यसभा के सभापति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के बदले हम लोग जो अपना सदस्य चुनकर विधानसभा भेजते हैं उसके द्वारा उसे वोट देकर चुना जाता है, जिसे अप्रत्यक्ष मताधिकार कहा जाता है दोस्तों। तो सेम फंडा जो है दोस्तों वो संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव को लेकर जो है अपनाया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का भी चुनाव दोस्तों वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे। भले अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा शुरू में मंजूरी दी गई थी, दावा किया गया था कि हाँ भाई वैसा ही होगा, लेकिन जब कैबिनेट मिशन आता है दोस्तों तो कैबिनेट मिशन का कहना रहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए दोस्तों हमारे संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और प्रांत विधान सभाओं के माध्यम से होता है। हमारे प्रांत अर्थात जो राज्य उस समय, अब संविधान में दोस्तों राज्य के लिए प्रांत शब्द का यूज किया गया है, तो हमारा जो प्रांत दोस्तों है, हमारा राज्य जो होता था वहां का जो विधानसभा होता था उसके सदस्यों के द्वारा हमारे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। तो ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो लिखना दोस्तों आपको अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। और कहां से चुनकर आया था, तो प्रांतों के विधानसभा से। ये दो क्वेश्चन आपको दोस्तों याद रखना था। आइए देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा दोस्तों ये तय रखा गया था कि संविधान सभा का एक सदस्य दोस्तों वो 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। ये बोला गया कैबिनेट मिशन के द्वारा कि हर 10 लाख जनसंख्या पर हम लोग एक संविधान सभा का सदस्य का चुनाव करेंगे। क्या बोला गया कि हर 10 लाख की जनसंख्या पर हम लोग एक संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब हमारे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था उस समय देश की आबादी करीब करीब 38.90 लाख अर्थात कह सकते हैं दोस्तों 38.90 अर्थात 39 करोड़ अर्थात 39 करोड़ के आसपास उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी दोस्तों। जब हमारे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो रहा था दोस्तों उसमें भारत की जनसंख्या करीब करीब 38-39 करोड़ के आसपास थी। तो प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य होगा दोस्तों। जब आप 39 करोड़ को 10 लाख से भाग देंगे तो करीब करीब दोस्तों 390 के आसपास सदस्य आएगा। इसके आधार पर हमारे सदस्यों का ये जो दोस्तों वो संख्या निर्धारित की गई थी। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना निर्धारित की गई थी दोस्तों, तो 389। और कैसे आया था, तो प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट, तो करीब करीब 38 से 39 करोड़ हमारे यहाँ की जनसंख्या थी उस समय। तो 38 से 39 करोड़ को यदि आप 10 लाख से भाग देंगे दोस्तों तो करीब करीब 380-90 के आसपास आ जाएगा। इसी से संख्या का निर्धारण हुआ था। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। आपको याद रखना दोस्तों 389 थे। इनमें से 292 सदस्य जो है दोस्तों ब्रिटिश प्रांतों से आया था। ब्रिटिश प्रांतों का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जिस पर अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल था, जिस राज्य पर अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल था, जहां अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे, वहां का जो प्रांत अर्थात राज्य का जो विधानसभा था वहां से टोटल कितना सदस्य चुनकर आया था दोस्तों 292। तो ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितना सदस्य चुनकर आए थे, तो 292। नेक्स्ट दोस्तों 93 सदस्य था देसी रियासतों से। कहां से, देसी रियासत का मतलब होता है दोस्तों जो राजा, जहां के द्वारा राजाओं के द्वारा शासन किया जाता था, जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट तो कंट्रोल नहीं था लेकिन इनडायरेक्ट रूप से कुछ कुछ था। जैसे राजस्थान वाला क्षेत्र दोस्तों, कुछ राजस्थान और बाकी वाले क्षेत्र जहां डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन नहीं था वहां राजा रजवाड़ों का शासन था। वो राजा रजवाड़ों का जो शासन था दोस्तों उस वाले क्षेत्र को देसी रियासत कहा गया। उसमें सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई थी दोस्तों वो कितना निर्धारित किया गया था, 93। और 4 सदस्य दोस्तों कितना, 4 सदस्य दोस्तों चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से डिसाइड किया गया था। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का तात्पर्य होता है दोस्तों वर्तमान में अभी हमारे संविधान में जैसे या राज्य में जैसे दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में जैसे दोस्तों आपका बात करें दिल्ली का या चंडीगढ़ का, या दोस्तों आपका बात कर रहे हैं पौंडीचेरी, ये सब क्या है दोस्तों वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। तो जिस तरह हमारे संविधान में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश का व्यवस्था है उसी तरह उस समय
केंद्र शासित प्रदेश को दोस्तों उसी तरह की व्यवस्था उस समय भी थी, लेकिन उसे केंद्र शासित प्रदेश के नाम से ना जानकर उसे चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। दोस्तों हमें पता है केंद्र शासित प्रदेश पर जो भी क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश डिसाइड किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, वहां का शासन है दोस्तों वो डायरेक्ट केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो सेम दोस्तों ये 4 क्षेत्र जो था वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था जो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासन चलाया जाता था। तो वो 4 क्षेत्र 4 सदस्य कहां से चुनकर आया था दोस्तों? चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। और वो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन था? पहला दोस्तों दिल्ली था, आज भी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, उस समय भी केंद्र शासित प्रदेश था। नेक्स्ट दोस्तों कौन था? अजमेर मेरवाड़ा। तीसरा कौन था दोस्तों? कुर्ग, जो कहां पड़ता है? कर्नाटक में। और चौथा कौन था दोस्तों? बलूचिस्तान। तो ये चारों नाम आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बताइए इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र नहीं है। तो ये चारों नाम आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में मनोनीत होंगे। देखिए दोस्तों ये भी एक कहा गया संविधान कैबिनेट मिशन जो था, जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे द्वारा, उसके द्वारा ये कहा गया कि जो देशी रियासत के जो सदस्य हमारे यहाँ 93 आने वाले हैं, उसका चुनाव ना कर क्या करेंगे दोस्तों? उसे हम लोग मनोनीत कर लेंगे, उसका चुनाव नहीं किया जाएगा। तो देशी रियासत के सदस्यों का क्या किया गया था दोस्तों? मनोनीत किया गया था। तो देखिए दोस्तों टोटल कितना सदस्य था? 389, जिसमें से ये बोला गया कि देशी रियासत का जो 93 सदस्य है वो क्या होगा? डायरेक्ट मनोनीत होगा, उसका चुनाव नहीं होगा दोस्तों। तो बचा कितना दोस्तों? तो बच गया 292 और 4 296, अर्थात चुनाव जो होना है दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों का वो कितना होना है? 296 का, क्योंकि देशी रियासत का जो 293 सदस्य है उसका तो ये कह दिया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा कि उसका चुनाव हम लोग नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट मनोनीत वहां से कर लेंगे। तो अब संविधान सभा के सदस्यों कितने सदस्यों का चुनाव होना था दोस्तों? 292 ब्रिटिश प्रांत वाला और 4 आपका चीफ कमिश्नरी वाला। तो 292 और 4 296 सदस्यों का चुनाव कराना था। तो दोस्तों जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा 296 सदस्यों का चुनाव कराया गया। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जुलाई 1946 में 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। अब 296 सदस्यों का जब दोस्तों चुनाव हुआ तो फिर चुनाव का जब रिजल्ट आया, परिणाम आया, तो उस चुनाव में 2 प्रमुख पार्टियों ने भाग ली थी। एक तो दोस्तों कांग्रेस था और दूसरा आपका दोस्तों मुस्लिम लीग था, और बाकी अन्य छोटी पार्टियां और जो भी दोस्तों निर्दलीय नेता थे उसके द्वारा चुनाव लड़ा गया था। देखिए दोस्तों 296 में से जो सीट हुआ मिला दोस्तों, वो कांग्रेस को कितना मिला? 208 सदस्य मिला, 208 सीट मिला। मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला दोस्तों? 73 सीट। और अन्य को कितना मिला दोस्तों? 15 सीट। तो 296 सदस्य में से मुस्लिम को कितना मिला? कांग्रेस को कितना मिला? 208 सीट मिला। तो ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में कांग्रेस को कितने सीट मिले थे? तो कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला था? 73, और अन्य को कितना मिला था? 15। अब आगे देखिए दोस्तों, जब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रसार चल रहा था, तो कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि ये जो चुनाव होने वाला वो काफी टफ होने वाला, और मुस्लिम लीग उसको कंपटीशन मुस्लिम लीग के साथ उसका बराबर का टक्कर होने वाला है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका कोई ये फिक्स नहीं था, किसी को पता नहीं लग रहा था कि कौन ज्यादा सीट लाएगा। सेम कंडीशन दोस्तों मुस्लिम लीग को ऐसे लग रहा था कि जब चुनाव प्रसार चल रहा था उसको भी लग रहा था कि मैं भी काफी सीट लाने वाला हूं और मेरा डायरेक्ट टक्कर जो है वो कांग्रेस से होने वाला है, और सीटों की संख्या कौन ज्यादा लाएगा उसको भी लग रहा था कि हम भी ला सकते हैं, और दोनों के बीच जो टक्कर वो बराबर का होने वाला है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब रिजल्ट आया फाइनली चुनाव के बाद, तो यह रिजल्ट एक तरफा आ गया, और एक तरफा सीट किसको मिल गया? कांग्रेस को मिल गया 208। देखिए दोस्तों 296 में से कांग्रेस को 208 सीट मिल जाना, और मुस्लिम लीग को मात्र कितना सीट मिलता है? 73 सीट मिलता है, जिससे मुस्लिम लीग को बाकी बहुत ज्यादा खराब लगता है। मुस्लिम लीग को ऐसा उम्मीद भी नहीं था, उन्होंने सपनों में भी कल्पना नहीं किया था कि इस तरह का परिणाम जो है वो ये संविधान सभा के सदस्यों का परिणाम जो आएगा वो इस तरह का परिणाम देखने को मिलेगा। यह इसके कल्पना के परे था। मुस्लिम लीग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था कि हमें इतना कम सीट मिला है। तो मुस्लिम लीग जो है इस तरह का जो कम सीटों की संख्या जो 73 मिली दोस्तों, वो इससे काफी नाराज था, काफी खफा था, इससे खुश नहीं था। जिसके तहत
मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का विरोध किया गया। मुस्लिम लीग जब कम सीटों की संख्या आई, जिसकी अपेक्षा उसे नहीं थी कि इतना कम सीट आएगा, उसको लग रहा था भाई कुछ सीटें कम आ सकती है, थोड़ा बहुत हो सकता है, कांग्रेस ला सकती है हमसे ज्यादा सीट, लेकिन इतना ज्यादा ला सकती है ये उसको उम्मीद नहीं था। तो जब मुस्लिम लीग इस तरह का परिणाम आता है तो वह काफी दुखी होता है और उसके द्वारा संविधान सभा को विरोध करने तक ठान लिया जाता है और उसके द्वारा ये कहा जाता है कि हमारा तो एक पृथक राष्ट्र होगा जिसका एक संविधान सभा होगा, जिसके द्वारा संविधान की निर्माण की जाएगी। तो कांग्रेस मुस्लिम लीग है दोस्तों, वो अब क्या करता है, डायरेक्ट संविधान सभा का विरोध करता है और कहता है कि हमारा एक अलग राष्ट्र होगा, वहां हम लोग एक संविधान सभा का गठन करेंगे और उसके द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया जाएगा। हम इस संविधान को क्या करते हैं, विरोध करते हैं, हम इस संविधान सभा को विरोध करते हैं, हमें तो एक पृथक राष्ट्र चाहिए, हम इस संविधान सभा को स्वीकार नहीं करते। और यहां से दोस्तों क्या किया जाता है, कांग्रेस ये मुस्लिम लीग के द्वारा दोस्तों वह भारतीय संविधान सभा को क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है और अपने बातों को मनवाने के लिए दोस्तों मुस्लिम लीग के द्वारा जगह जगह पर दंगे करवाए जाते हैं ताकि उसे एक पृथक राष्ट्र मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपको समझ में आया हो, सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और हमारे चैनल रेलवे हब को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।